हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। एस्टेट मेरा क्वालिफाई हो चुका है, सी टेट मेरा क्वालिफाई हो चुका है। मैं एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ और मेरी 1 साल की बच्ची है। उसी के साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ और अपनी जर्नी यहाँ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप तक वीडियो नहीं पहुँचेंगी जब तक आप बेल आइकन है जो हमारा ऑल नोटिफिकेशन नहीं करोगे, ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो आपके सामने आ जाए। आपको ज़रूर करना, ठीक है। तो चलो आप बात कर लेते हैं कि हमारा जो एस्टेट का एग्ज़ाम होना था ये दिसंबर में होना था, फिर जनवरी में होना था, फिर फेब में। तो ये फेब में भी नहीं हुआ और अब ये मार्च में भी नहीं होगा, ये हमारा अप्रैल में होगा और अप्रैल में ये कंफर्म है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एग्जाम पास में आ जाता है तब हमें ये लगता है जिसकी तैयारी ना हो कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं अच्छा कर पाती, ठीक है ना। तो वो टाइम आपको मिल चुका है और अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मिला है। कहाँ आपका फेब में होना था, अब अप्रैल में होगा, ठीक है। तो आपके पास मतलब ये अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी। नेक्स्ट एस्टेट आपका कब होगा ये कोई कंफर्म नहीं है कि इस साल दिसंबर में ये लेंगे कि नहीं लेंगे, कोई चांस नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है आपकी तैयारी को बूस्टअप करने का, ठीक है। तो आपके जो भी वीक पॉइंट हैं, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, उस पर प्रैक्टिस करो, उसको थोड़ा टाइम दो लेकिन दो, और जो वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा काम करो, ठीक है ना। तो आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। हम क्या सोचते हैं अभी तो अप्रैल है में होगा तो कर लेंगे, तभी कर लेंगे, ठीक है ना। तो जिसकी तैयारी थी उसके लिए तो चलो डिमोटिवेशन हो सकता है, वो ढीला पड़ जाता है बच्चा कि ये हो जाता तो ठीक है, हम स्क्रीनिंग के लिए पढ़ लेते, इतना लंबा टाइम हो गया, कब लेंगे कि नहीं लेंगे, एग्ज़ाम तो होना ही तो कन्फर्म है। तो आप ये मत सोचो, आप अपनी तैयारी को अच्छी करो। ये तैयारी आपको आपकी स्क्रीनिंग में हेल्प करेगी, ठीक है। कि स्क्रीनिंग में भी यही चीज़ें आनी है, सब्जेक्ट हमारे यही होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। जो आपका सब्जेक्ट है, जो 60 मार्क्स का आप एस्टेट के लिए तैयार करोगे, वो सब्जेक्ट आपका स्क्रीनिंग में भी तो आएगा ना, आप ये सोचो। तो आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहो, ठीक है ना। और जिसकी तैयारी नहीं थी एस्टेट की, वही सोच रहा था हे भगवान प्लीज़ 10 दिन और बढ़ जाए, 15 दिन बढ़ जाए, तो भगवान ने आपकी सुन ली, बहुत अच्छे से सुन ली। लेकिन अब आपका टाइम है कि आपको भगवान को करके दिखाना है कि हाँ देखो आपने टाइम दिया और मैंने कर दिया, ठीक है। तो मतलब अपनी तैयारी को इतना बढ़ा लो कि हाँ इस बार का एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी। क्योंकि आने वाली वैकेंसी है जो आपकी इसी एग्ज़ाम पे डिपेंड है, ठीक है। और ROH में है जो PRT की वैकेंसी बता रहे हैं काफ़ी आनी है, और TGT की भी आएंगी हमारे, ठीक है। तो वो तो बात की बात है, वैकेंसी आएंगी कब आएंगी नहीं आएंगी, पहले आप उसके लिए तैयार तो हो जाओ कि हाँ वैकेंसी आते ही मैं तो फॉर्म भर सकता हूँ, मेरा तो क्लियर है, मेरे पास सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आप कैसे फॉर्म भरोगे, बात तो ये है ना। तो अपनी तैयारी को बूस्टअप रखो और कंटिन्यूटी बनाए रखो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो वैसे मैंने डिटेल वीडियो बना दी है स्टेट 2025 के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये 50 डेज़ की स्ट्रेटजी है। देखो आज 16 हो गई, तो कुछ दिन तो हमारे फैब के बच्चे हो गए और पूरा हमारा मार्च, ठीक है। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम कभी हो सकता है, तो आप अप्रैल के दिन मत जोड़ना अपनी स्ट्रेटजी में। तो आप मार्च तक की स्ट्रेटजी बनाना, 31 मार्च तक की, ताकि जो अप्रैल का महीना बचे उसमें सिर्फ आप रिवीजन कर सको अपने पॉइंट्स। कभी भी ले ले एग्ज़ाम, आप फुली प्रिपेयर्ड हो। तो आपके अप्रैल में ऐसा टाइम आ जाना चाहिए कि हाँ 1 तारीख को भी अप्रैल में एग्ज़ाम लेना तो आप फुली प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। कई बच्चों ने सिलेबस पूछा था कहाँ से करें कैसे करें, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो जान लेते हैं पैटर्न क्या है हमारा। एस्टेट 2025 3 लेवल का हमारा एग्जाम होना है, PRT, TGT, PGT। PRT में हम 1 to 5th के टीचर बनेंगे, TGT में 6 to 8th, PGT में 9 to 12th, ठीक है। जो PRT है उसके लिए हम जान लेते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है एग्जाम का। CDP 30 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, हिंदी 15 मार्क्स, हरियाणा GK 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, मैथ 10, EVS 30, मैथ 30, ठीक है।
TGT CDP 30, इंग्लिश 15, हिंदी 15, हरियाणा जी के 10, रीजनिंग 10, मैथ 10, सब्जेक्ट 60। फिर है PGT CDP 30, इंग्लिश 15, हिंदी 15, हरियाणा जी के 10, रीजनिंग 10, मैथ 10, सब्जेक्ट 60। TGT और PGT का सेम है हमारा, बस लेवल का डिफरेंस हो जाएगा। जो TGT है उसमें हमें जो सब्जेक्ट के लिए हम NCERT पढ़ेंगे वो हमारी होगी 6th से लेकर 10th क्लास तक, ठीक है। और 9th में PGT में उससे अबव, ठीक है, 12th और अप टू ग्रेजुएशन तक। ये तीनों है जो एग्जाम 150 मार्क्स के हैं हमारे, ठीक है। टोटल मार्क्स 150, पासिंग मार्क्स 90, अदर कैटेगरी में 82। मोड इसका ऑफलाइन होगा, टाइम 150 मिनट्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब 150 में से मैं 90 लेने हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे पास नहीं हो पाते, ठीक है ना। 10% ही इसका रिजल्ट आता है, 10% ही पास कर पाते हैं। मतलब इतना हल्का पेपर नहीं आता जितना हम इसको समझ लेते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी प्रिपेयर नहीं किया है तो अभी आपके लिए अच्छा टाइम है, अभी से जुट जाओ और आपका एस्टेट है जो वो क्लियर हो जाएगा। और आने वाले आप स्क्रीनिंग जो टेस्ट होंगे आप उसमें बैठ पाओगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वैसे मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी डालूंगी पूरा ये इस टाइप से, ताकि आप वहाँ से स्क्रीनशॉट अच्छे से ले पाओ। डिटेल्ड में सिलेबस है इसका, वो चेक कर लेते हैं। CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट के ये 3 टॉपिक हैं। अब मैं बोल बोल के बताऊंगी तो वीडियो फालतू में लेंथी हो जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर सेकंड टॉपिक कोलबर्ग, वाइगोत्स्यू, थ्योरी। फिर इसके ये टॉपिक हैं 8 टॉपिक। फिर है हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके 3 टॉपिक हैं। फिर हमारी स्पेशली एबल्ड लर्नर, लर्निंग एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो ये हमारा इसका सिलेबस है CDP। तीनों लेवल के एग्जाम के लिए सेम होने वाला है। PRT में बस थोड़ा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगी वो थोड़ी इजी आ जाएगी, TGT में थोड़ी लैंग्वेज मतलब घुमा देंगे, थोड़ा टफ बना देंगे क्वेश्चन, ऐसे थोड़ा PGT में। बाकी आपका सिलेबस है जो CDP का वो सेम है। चलो हिंदी की बात कर लेते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया वचन लिंग, उपसर्ग व प्रत्यय, वाक्य निर्माण जिसमें सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य आते हैं, पर्यायवाची विपरीतार्थक, अनेकार्थक समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज, हिंदी समास। ये हमारा हिंदी का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लीजिए। उसके बाद चलते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है इंपॉर्टेंट, आर्टिकल्स, मॉडल, नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, टेंस, पंचुएशन, वॉइस, इडियम फ्रेज और एंटोनियम, सिनोनियम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम EVS पर, मतलब जो PRT में है 30 मार्क्स का सब्जेक्ट उनके लिए, ठीक है। एक मैसेज आया, कमेंट आया हुआ था मेरे पास कि EVS को प्रिपेयर कहाँ से करें, तो बेस्ट रिसोर्स है हमारे EVS के लिए NCERT, ठीक है ना। आपकी 5th क्लास तक NCERT को करना है आपको। EVS फूड sources, component of food, materials, third है moving thing, people and ideas, how many things work, electric current and circuit, magnets, natural phenomena and natural resources, 6 चैप्टर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ की। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो 10 मार्क्स का है वो तो है ये, और PRT में जो 30 मार्क्स का आएगा उसमें 2-4 चैप्टर हैं जो ऐड हो जाएंगे, ये तो है ही, और इसके साथ ऐड हो जाएंगे, मैंने ये इनको यहीं लिख दिया है, ठीक है। नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, रेशियो प्रपोर्शन, 2D 3D, मेंसुरेशन, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, परसेंटेज, SI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ओके। जो PRT में 30 मार्क्स के लिए क्या प्रिपेयर करोगे, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, DI, ऐड हो गया DI, ठीक है, फ्रैक्शन, LCM, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI CI, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल, ग्राफ्स, ज्योमेट्री, ओके। एक कमेंट आया हुआ था मेरे पास कि मैथ की वजह से मेरा एस्टेट रह जाता है, मैं मैथ को कहाँ से प्रिपेयर करूँ। अगर आपको मैथ जैसे DI वगैरह है, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन, ये कहाँ से हैं, सारे आपके NCERT मैथ से जो बच्चे पढ़ते हैं। एक 5th क्लास का बच्चा जो पढ़ रहा है, क्या आप वो इजीली समझ नहीं सकते? अगर उस बुक से पढ़ोगे तो 5th क्लास की बुक से इतना मतलब स्टार्टिंग से पढ़ना। अगर कोई 2nd क्लास में भी सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है तो वहाँ से पढ़ लेना, फिर थर्ड क्लास में से सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर पढ़ो, फिर 4th क्लास का सिंप्लीफिकेशन का पढ़ो। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है ना मैथ, तो वो लैंग्वेज आप जो बच्चा पढ़ रहा है आप वो पढ़ो, और आप क्लियर, आपका जो मैथ कह रहे हो ना कि मैथ की वजह से रह जाता है, तो नहीं रहेगा आपका, ठीक है ना। और फिर जो अच्छे चैप्टर हैं जो आपको थोड़ा और हाई लेवल के करने हैं, तो वो आप अपने यूट्यूब से कर सकते हो या फिर अपनी बुक से कर सकते हो। उसके बाद रीजनिंग,
रीजनिंग में एनालिसिस, सिमिलरिटीज, सिलोजिज्म, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड रिलेशन, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये हमारा है रीजनिंग का। ये तो हो गया हमारा सिलेबस जो मैंने बता दिया आपको टॉपिक वाइज। तो चलो स्ट्रेटजी जान लेते हैं कि बचे हुए दिनों में हमें कैसे अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी। रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, सीडीपी और हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो मैथ, ये हमारे क्या है सब्जेक्ट हैं जिन्हें हमें क्लियर करना है अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी होगी। एक तो हमारे पास जो दिन बचे हुए हैं फैब के, उनमें हमें क्या करना है, आपको फोकस करना है अपने ऐसे सब्जेक्ट पे जो इजीली हो जाए और उनको आप साइड कर दो। ठीक है, उनको कंटिन्यू प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है इतनी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इनको क्लियर करके साइड रख देना है। ठीक है, मतलब दिन बांट लेना, 3 दिन रीजनिंग को दे दिए, 3 दिन इंग्लिश को दे दिए, 3 दिन हिंदी को दे दिए और उनको क्लियर किया। और जो भी उसमें वीक पॉइंट लगे, जिसमें ये लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, आप उसको नोट डाउन कर लो ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो आपको यही करना है। जो फैब के आपके पास डेज बचे हुए हैं उसमें 3 सब्जेक्ट रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ये साइड कर देना। और अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी उसकी भी साथ के साथ प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है ना, उसमें भी ये 3 सब्जेक्ट कॉमन है। तो आप ऐसे नोट्स बनाना कि वो आपको उसमें भी हेल्प करे। ठीक है, तो जो अनमैरिड लड़के हैं उनके पास तो काफ़ी टाइम होगा, वो तो निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन जो मैरिड हैं वो भी कम से कम 5 घंटे निकालने की ज़रूर कोशिश करें। ठीक है ना, तो 5 घंटे अपने 1-1 घंटे ऐसे डिवोट कर लेना। और फिर ये 3 सब्जेक्ट आप कर लेना फैब मंथ में। फिर उसके बाद हमारे पास बच जाएगा हरियाणा जीके, सीडीपी और हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना, और एक बचेगा मैथ। 4 सब्जेक्ट बचेंगे। अगर हो सके आपको मान लिया कि आपकी रीजनिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, आप उसको 1 दिन में भी कर सकते हो, तो आप ऐसे दिन सेव करके आप अपना टाइम मैथ को भी दे सकते हो फैब मंथ में। ठीक है, अगर नहीं दे पाते फैब में तो मार्च में दे देना। ठीक, तो मार्च में हमारा फोकस रहेगा हरियाणा जीके पर, अपनी सीडीपी पर और हमारा सब्जेक्ट है जो वो मेन। ठीक है, तो देख लो अभी भी अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना, हम अपने सब्जेक्ट को बांट रहे हैं जब, तो इतना ये मत सोचना कि अभी अप्रैल बहुत दूर है और अभी तो आराम से कर लेंगे। नहीं, जब आप अपने डेज को सब्जेक्ट में बांटोगे या फिर सिलेबस में बांटोगे, मेरे को इन दिनों में इतना सिलेबस करना है, तो आपको बिल्कुल थोड़े से दिन लगेंगे। ये लगेगा कि अब इस सब्जेक्ट को कब दूँ, कब टाइम दूँ, ये तो टाइम ही ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो अपने तैयारी को कंटिन्यू रखो, बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ो। टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये सोच रहे थे कि टाइम दे दो प्लीज़, दे दो थोड़ा टाइम बढ़ जाए मेरे को ताकि मेरी तैयारी हो जाए, तो आपके लिए तो बहुत बेस्ट चॉइस है ये कि हाँ आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा कर सकते हो इस टाइम पे। अब ये आपके हाथ में है कि आपको 1 साल आगे वाले एचटेट के लिए वेट करना है या फिर इसी एचटेट को क्लियर करके अपने स्क्रीनिंग पे बैठना है, ये आपके हाथ में है। ठीक है ना, तो अपनी तैयारी को जोरों शोरों पे लग जाओ। टाइम इतना नहीं है, जब आप ऐसे टाइम बांटोगे ना जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको बिल्कुल कम टाइम लगेगा कि यार इसी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा दिन नहीं दे पा रही, मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही। तो ये करना कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको थोड़ा टाइम देना, लेकिन देना ज़रूर, बिल्कुल ढीला मत छोड़ना। ठीक है, अगर मान लिया आपने मैथ ऑलरेडी पढ़ रखा है और अभी आपके पास टाइम नहीं है प्रैक्टिस के लिए, आप दूसरे सब्जेक्ट को देना चाह रहे हो प्रैक्टिस के लिए जो आपका वीक है, तो आप फॉर्मूलों में काम करना। और जो आपके ये है ना मेन सब्जेक्ट कि हाँ मेन चैप्टर, कि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, उस पर ध्यान देना। या फिर वो चैप्टर जो आपको नहीं आता हो उस पर ध्यान देना। ठीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उस पर टाइम देना, लेकिन बिल्कुल थोड़ा कम दे देना, लेकिन देना ज़रूर। ये नहीं कि बिल्कुल ही ना दो, वरना आपके फिर नंबर कम रह जाएंगे और फिर आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इस साल आपका ये टारगेट होना चाहिए अप्रैल मंथ तक कि आपका एस्टेट सर्टिफिकेट आपके हाथ में आओ। ठीक है ना, जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओ उस दिन ये पता चल जाए हाँ इस बार सर्टिफिकेट मेरा आना है, मैं स्क्रीनिंग के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।